छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए क्या है राज्य सरकार की चिकित्सा सुविधा योजना? शिक्षक इस योजना में क्या शामिल है? कैसे आवेदन करें? क्या उत्तर प्रदेश के जैसे छत्तीसगढ़ में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू होगी? तमाम सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और आप देख रहे हैं खबरों की दीवार से जीवाल। इस वक्त मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी नेता के साथ। आज इनसे जानते हैं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को क्या मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? मैं राम कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर। सर, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मेडिकल की क्या सुविधा मिलती है? छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सभी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता के रूप में 200 रुपया प्रति माह दिया जाता है, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में हैं उनको ये सुविधाएं 200 रुपये भत्ता नहीं मिलता है। और शासकीय कर्मचारियों के शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों का चिकित्सा सुविधा के दृष्टिकोण से राज्य शासन के द्वारा 127 अस्पतालों को मान्यता दी गई है जहां शासकीय कर्मचारी चिकित्सा करा सकते हैं, जिसमें 40 चिकित्सालय राज्य से बाहर के हैं और 87 चिकित्सालय राज्य शासन छत्तीसगढ़ शासन या छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर के हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है सर कि एक सामान्य जो कर्मचारी है, चाहे शिक्षक हो, कि शिक्षकों का संविलियन अभी हुआ है तो उनके लिए एक नया विषय है, अधिकांश लोग को जानकारी भी नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो इसकी प्रक्रिया होती कैसे है शुरू? कोई भी कर्मचारी यदि अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो अपनी चिकित्सा कराने के लिए जहाँ पर भी उसकी नज़दीक की सुविधाएं होती है उन अस्पतालों में जाकर के वो चिकित्सा कराता है। लेकिन शासन के द्वारा जो अधिकृत हॉस्पिटल है, मान्यता दी गई है, वहीं इलाज कराना होता है और उस चिकित्सालय के इलाज कराने पर ही राज्य शासन के द्वारा विभागीय तौर पे चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक देने का नियम बनाया गया है। और उसी के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में इलाज कराने के बाद जो जिला चिकित्सालय से जो बिल मिलता है और मेडिकल स्टोर का जो बिल मिलता है, वो सभी बिलों को लेकर के जो संबंधित कर्मचारी होता है वो एक अलग से देयक तैयार करता है 4 पेज का। उस देयक को अपने आहरण अधिकारी, प्राचार्य या विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करता है और संबंधित आहरण अधिकारी, प्राचार्य या बीओ उसको जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन के पास उनकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। वहाँ स्वीकृति पश्चात पुनः आहरण अधिकारी, प्राचार्य या बीओ के पास आता है। तत्पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी या प्राचार्य संबंधित कर्मचारी के देयक की एक छाया प्रति करके अपने लेटर के साथ वो जिला शिक्षा अधिकारी को भेजते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी फिर आवंटन हेतु राज्य उसको डीपीआई को, संचालक को भेजते हैं और संचालक से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को आवंटन दिया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी आवंटन प्राप्त करने के बाद संबंधित आहरण अधिकारी को आवंटन की कॉपी भेजता है। तत्पश्चात वो देयक संबंधित कर्मचारी का जिला कोषालय में प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पास होने के बाद संबंधित के खाते में वो राशि जमा होता है। एक लंबी प्रक्रिया है, मतलब ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। बहुत सारे कर्मचारी तो इन लंबी प्रक्रियाओं के चलते इलाज तो कराते हैं ज़रूर, पैसा भी उनका खर्च होता है निश्चित तौर पर अपने स्वास्थ्य सुविधाओं में, लेकिन रिएम्बर्समेंट लेते नहीं हैं। वो चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक पाने के लिए इतनी जटिलताएं समझता है कि वो नहीं ले पाता भी है। ऐसे भी लोग हैं। मतलब कोई इसकी समय सीमा तो नहीं है? समय सीमा भी है। 6 महीने के अंदर चिकित्सा कराने के बाद आपको वो देयक प्रस्तुत करना होता है अपने आहरण अधिकारी को। यदि आप समय सीमा पर जमा नहीं करोगे तो भुगतान नहीं होगी, ऐसा भी नियम है। मान लीजिए कोई कर्मचारी किसी शासन की योजना जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना हो गई, चाहे राज्य की खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हो गई, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लिया हुआ है, उससे अगर इलाज कराता है और उसका इलाज में कुछ कम पैसे पड़ते हैं, जैसे 5 लाख का इलाज कराया तो उसको 5 लाख रुपए ख़त्म हो गया, उसके बाद ऊपर का पैसा जो देना पड़ता है उसको भी आवेदन कर सकता है क्या? हाँ, अधिक जो है जितना वहाँ से सुविधाएं मिल रही वो तो लेगा। शेष राशि का देयक यदि वहाँ से प्राप्त नहीं होता है तो उसके लिए बराबर वो भुगतान करता है, उतने का बिल प्रस्तुत करेगा वो। मान लीजिए कि आप लोग जैसे शासकीय कर्मचारी है,
अब वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिया हुआ है और उसका 5 लाख रुपए की लिमिट है, वो 5 लाख की लिमिट ख़त्म हो जाती है और उसका बिल बनता है उस अस्पताल में 8 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए के लिए वो हाँ, अलग से वो चाहिए बिल्कुल। जितने को पॉलिसी है उतना उस पॉलिसी होल्डर को लाभ मिलेगा उस कंपनी से, शेष राशि के लिए उतने का ही देयक प्रस्तुत करेगा अपने विभाग को जितना शेष है। जितना शेष है। सर, इसमें एक और बात है कि जैसे कई अस्पताल है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, अब हर कोई जैसे इमरजेंसी रह गई, उस मान्यता प्राप्त अस्पताल में नहीं पहुंच पाया, तब की स्थिति में क्या है? शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को जो दी गई है चिकित्सा कराने की सुविधाएं शासकीय कर्मचारी, उसके अतिरिक्त यदि इमरजेंसी में आदमी कहीं भी इलाज कराता है तो उसके लिए वो कार्योत्तर स्वीकृति लेना पड़ता है। इलाज के पूर्व या इलाज के समय ही एक अभ्यावेदन या एक आवेदन, एक सूचना अपने विभाग प्रमुख को देना होता है, जिससे वो कार्योत्तर स्वीकृति के लिए जाता है और कार्योत्तर स्वीकृति पश्चात उस चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक का भी भुगतान का प्रावधान है। सर, ये तो सब एक लंबी प्रक्रिया हो गई, जब आप कर्मचारी के पास इतने पैसे भी नहीं रहते कि कभी ऐसी चीज़ें कर पाए, तो आप लोग को लगता नहीं है कि ये जो कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए, कार्ड होना चाहिए, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह का होता है, तो इसके लिए संगठन वगैरह ने अभी तक कुछ किया है? मांग क्या है, वास्तविक में ये जटिलताएं तो है और उन जटिलताओं को जो आधुनिक सुविधाएं बढ़ रही है आजकल, जो एक प्रकार से ऑनलाइन सुविधाएं हो रही, हर चीज़ के लिए ऑनलाइन करने का हो रहा है, केसलेस कर रही है गवर्नमेंट, इसको भी कर देना चाहिए कैशलेस। चूँकि इन लंबी प्रक्रियाओं पे जटिलता इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उन सुविधाओं को से वंचित हो जाते हैं और कई बार मांग की जा रही है कि कैशलेस सुविधा हो। जिस प्रकार से बैंकों की सुविधाएं हैं चिकित्सा के लिए, विद्युत मंडल में और अन्य फर्मों के लिए कई कंपनियां हैं जिसकी सुविधाएं दी है कि आप वहां जाइए, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार्ड मिलता है या वो उस कंपनी उसकी भुगतान उस हॉस्पिटल को कर देती है। ऐसे सुविधा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कर्मचारी बीमा योजना लागू की गई है, उसमें सभी को कैशलेस कार्ड दिया जा रहा है। जानकारी है क्या आप लोग को इस विषय में? खैर, ये जानकारियाँ तो अखबारों के माध्यम से है। ये चीज़ की सुविधाएं जो वहाँ दी है, निश्चित तौर पर ऐसा सुविधा मिलना चाहिए शासकीय कर्मचारियों को, जिससे इन सब दिक्कतों से उनको निजात मिल सके और सरकार की जो एक प्रकार से कागजी जो प्रक्रिया है उससे भी उसको निजात मिलेगी, सरल हो जाएगा प्रक्रिया, कर्मचारी सरल तरीके से इलाज करा पाएंगे। बस सरल शब्दों में आप कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप अगर पीड़ित होते हो, बीमार होते हो, तो आप शासन द्वारा जो 124 अस्पतालों की सूची दी गई है, आप वहाँ जाकर अपना इलाज कराइए। ये 127 अस्पतालों की जो मान्यता दी गई शासन के द्वारा, निश्चित तौर पे इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि वो कैशलेस कार्ड जारी करे या कोई ऐसा कुछ वो दे दे कार्ड, जिस प्रकार से ATM होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, उससे वो कटौती करे। अनावश्यक भाग दौड़ से कर्मचारी बचे, उनका समय वेस्ट ना हो, उनका धन अपव्यय ना हो, ऐसे इस पर ध्यान देना चाहिए शासन को। अब बाकी चीज़ें तो है, ये गंभीर बातें हैं, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए और गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करके कार्डलेस सुविधा दे दे, ताकि कैशलेस कार्ड मिल जाए और चिकित्सा कराने में संबंधित कर्मचारी को वो सुविधाएं तत्काल मिल सके। जैसे किसी को एक आध हफ्ते के लिए कोई बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, तब की स्थिति में, और उसके बाद कोई लंबी बीमारी हो जाता है, तब ये अवकाश के बारे में ज़रा बताएंगे। ये चिकित्सा अवकाश जो होता है, जिसको अंग्रेजी में मेडिकल लीव ही बोलते हैं, निश्चित तौर पे हर कर्मचारियों को ये सुविधाएं दी गई है कि प्रत्येक वर्ष 20 दिन का चिकित्सा अवकाश की पात्रता बनती है और वो अपनी सेवाओं के जितनी सेवा है उसके आधार पे वो प्रतिवर्ष 20 दिन की चिकित्सा अवकाश ले सकता है। इसके लिए एक चिकित्सा अवकाश का प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा में आवेदन भर करके डॉक्टर से, जहाँ यदि वो बीमार है तो उसका एक फार्म 3 आता है जिसको अस्वस्थता प्रमाण पत्र है। डॉक्टर उसको लिख करके देगा कि अस्वस्थ है और वो निर्धारित प्रारूप में जमा करेगा अपने विभाग को। उसके पश्चात वो बीमार से स्वस्थ जब होगा तो डॉक्टर एक फार्म 4 देता है जिसको स्वस्थता प्रमाण बोलते हैं। उस प्रमाण पत्र को लेके अपने विभाग में वो कार्यभार ग्रहण कर सकता है। यदि वो 90 दिन से अधिक का चिकित्सा अवकाश लेना चाहता है या लेता है, बीमार होता है, तो उन अवधियों में उसकी चिकित्सा परीक्षण होती है, चिकित्सकीय परीक्षण, जिसको जिला मेडिकल बोर्ड
या संभागीय मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों के द्वारा टीम होती है, परीक्षण करती है कि ये ड्यूटी के लिए फिट है या अनफिट है। जैसे ही वो फिटनेस देता है तो उसको फिर ज्वाइन करा के उस पर कार्य लेती है शासन। मतलब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का जो अवकाश रहता है, कोई बीमार पड़ गया तब वो कैसे ले सकता है? ये 3 दिन का अवकाश के लिए सुविधाएं ये दी गई है। सपोज कोई भी व्यक्ति 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीमार रह सकता है, तो उसके लिए डीडीओ जो होते हैं अपने स्तर पे ये कर दिए हैं कि वो फील्ड के कर्मचारी होते हैं, शिक्षक, और वो बीमार पड़ेगा तो आएगा कैसे, इसलिए 3 दिन तक के वो अपना आवेदन वहीं दे के वहीं कार्यभार ग्रहण कर सकता है। 3 दिन के अवकाश में यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती है ऑफिस तक की, बीओ या प्रिंसिपल तक। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन काम आती है? हाँ, डॉक्टर का वो प्रिस्क्रिप्शन भी देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही तो वो फॉर्म 3 और 4 जारी करते हैं। अच्छा, मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी है, हाँ। वो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं? हाँ, 3 दिन के लिए कोई आवश्यक नहीं है वो। कम से कम 3 की और ज़्यादा हो सकता नहीं, वैसे ये आंतरिक व्यवस्था है। अच्छा, नियम में तो ये सब बातों का उल्लेख नहीं है, नहीं है। लेकिन आंतरिक व्यवस्था बनाने के लिए उन लोग 3 दिन के कर दिए कि डॉक्टर की पर्ची के आधार पे 3 दिन का अवकाश। मेडिकल में संस्था खाते में मिलता है? हाँ, मेडिकल खाते में जमा, माने जमा होता है, जो आपके खाते में जमा है उससे वो घटेगा वो। हाँ। कर्मचारियों को यह भी नहीं पता है कि रिम्बर्समेंट जो मिलता है सरकार से, वो उसके दावेदार कौन कौन है, हकदार कौन कौन होते हैं। सर, एक बात बताएंगे कि कोई कर्मचारी है जिसको मेडिकल की सुविधा जो मिलती है, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? पुरुष कर्मचारी यदि है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके माता पिता शामिल होते हैं। महिला कर्मचारी है तो महिला के पति और उसके जो बच्चे हैं वो परिवार में आते हैं, और उन परिवार के सदस्यों का इलाज रिएम्बर्समेंट के लिए पात्र होते हैं। महिला के साथ यदि कोई माँ रहती है उसके साथ में, तो उसकी सगी माँ, उसके लिए भी प्रावधान है। उसमें उनको शपथ पत्र देना होगा कि उसके कोई नहीं है और उनके साथ उनके उसमें आश्रित हैं, उसके वेतन के साथ, और आश्रित है, शपथ पत्र देते हैं तो उसके लिए भी पात्रता होती है। सेवा पुस्तिका में उसका नाम होना चाहिए? नहीं, सेवा पुस्तिका में जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? नहीं, यदि उसकी माँ साथ रहती है और कोई नहीं है उनके, पिता पिता भी आश्रित हैं, पिता भी आश्रित, कोई भी आश्रित है तो हाँ, यदि आश्रित है शपथ पत्र देना होता है कि उनके ऊपर आश्रित है वो। तो ये पहले देना पड़ता है कि बाद में देना पड़ता है? ये तो मेडिकल बिल के साथ देना पड़ता है। अच्छा, मतलब कोई महिला कर्मचारी है और उसके पिता या माँ साथ में रहती है, तो वो शपथ पत्र देकर इसको, हाँ, वो आश्रित होने का शपथ पत्र देगी कि ये मेरे ऊपर आश्रित हैं और बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो उनको वो चिकित्सा सुविधा या रिएम्बर्समेंट मिलेगी। अक्सर हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कि किसी कर्मचारी को इलाज की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ शिक्षक आर्थिक सहयोग दे, तो कई लोग कोई 500 कोई 1000 अक्सर देता रहता है, और ये प्रक्रिया हर ब्लॉक और हर जिले और हर संकुल में चलते रहती है। ये प्रक्रिया खत्म कैसे होगी कि कर्मचारी कब तक आर्थिक सहयोग करते रहेंगे, जबकि उनके पास शासन की एक योजना है कि जिसके तहत वो अपने मेडिकल भुगतान के लिए बाद में आवेदन कर सकते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शिक्षक नेता टीचर एसोसिएशन के आलोक पांडे। आलोक पांडे जी, बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि क्या इस स्वास्थ्य को लेकर सरकार को ऐसे कौन से निर्णय लेने चाहिए, लोकहितकारी निर्णय लेने चाहिए? इस योजना में शिक्षकों को उनकी राशि तो प्राप्त होती है, लेकिन वो एक जटिल प्रक्रियाओं से होकर के गुजरनी पड़ती है। व्यक्ति यदि अस्वस्थ है तो उन प्रक्रियाओं का पालन करना उसके लिए तत्समय में संभव होता नहीं है। इसलिए समय समय पर विभिन्न संगठनों के द्वारा, हमारे संगठन छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा भी कैशलेस सुविधा की मांग की गई है। हम आज भी शासन से यह मांग करते हैं कि जितने समुदाय हैं, शिक्षक समुदाय ही नहीं वरन जितने कर्मचारी वर्ग हैं, सभी को कैशलेस सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वो निश्चिंत होकर के अपना काम कर्तव्य निभा सकें। सरकार तो दूसरे हाथ से दे रही है, आप लोग का कहना है कि आप सीधे हाथ से हमको सिर्फ कार्ड दे दो भाई। नहीं, सीधे हाथ से दे दीजिए या दूसरे हाथ से दे दीजिए, ये एक अलग वक्तव्य है। बात यह है कि कर्मचारी को उस स्थिति में सुविधा मिलनी चाहिए। आप किसी भी तरह दीजिए, हम ये नहीं कहते कि ये रिएम्बर्समेंट देना गलत चीज़ है, अच्छा चीज़ है, लेकिन बात यह है कि उनकी जो प्रक्रियाएं हैं और जितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे तत्कालिक समय में मेरे को आज यदि 15 लाख रुपए की आवश्यकता है
मान लीजिए मैं हायर किसी संस्था में जा कर के अपना इलाज कराता हूँ, 15 लाख 20 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, मेरे पास यदि वो सुविधा नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, वो सुविधा मेरे को मिल नहीं पाएगी, उस इलाज की सुविधा, या तो मेरे को उस पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए यदि ये कार्ड की व्यवस्था हो जाए या कैशलेस व्यवस्था हो जाए तो वो उसके लिए संभव होगा कि अच्छी इलाज उसको मिले। मतलब कार्ड मिल जाएगा आप लोग को तो ये हो जाएगा कि आपको पैसे के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। जी जी, प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ेगा। कार्ड भी मिल जाएगा तो जी, आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंता मुक्त हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और जब आदमी चिंता मुक्त होता है तो वो खुले मन से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में सक्षम होता है। एक आध उदाहरण है आपके ध्यान में कि ऐसी स्थिति किसी के पास आई हो कोई अभी देखिए अन्य राज्यों में, शायद अभी यूपी में कुछ दिन पहले ये कैशलेस योजना चिकित्सा के लिए चालू हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा तो मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि वहाँ पर ये योजना लागू की गई है और बड़ी अच्छी योजना है। तो ये थे शिक्षक नेता टीचर एसोसिएशन के आलोक पांडे। शिक्षकों को भी अब ये सभी शासकीय कर्मचारियों को, जितने भी वर्ग है, सभी को राज्य सरकार कैशलेस हेल्थ कार्ड जारी करे, जिससे वे किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सके। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।